representatives from foreign OEMs, young entrepreneurs and startups, ladies and gentlemen, आज इस डिफेंस एक्सपो के एक महत्वपूर्ण इवेंट इन्वेस्ट फॉर डिफेंस में आप सभी इंडस्ट्री के स्टॉलवर्ड्स, MSMEs, स्टार्टअप और इन्वेस्टर कम्युनिटी के बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। डेफ एक्सपो पिछले 2-3 दिनों से चल रहा है और मैं कई प्रोग्राम अटेंड कर चुका हूं और आज भी कम से कम 6-7 प्रोग्राम और अटेंड करने हैं। पर इन्वेस्ट फॉर डिफेंस की तो रौनक ही मुझे कुछ अलग दिखाई दे रही है और इस आयोजन में इतनी बड़ी संख्या में आप लोगों की उपस्थिति मैं समझता हूं स्वतः इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री में आपके विश्वास की यह पुष्टि करती है और साथ ही यह हमारी डिफेंस इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के आपके विजन और नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करने के प्रति आपके कमिटमेंट को भी ये दिखाती है। साथियों, आप सभी इस बात से जरूर सहमत होंगे कि आज हम सब एक नए सशक्त, समृद्ध और सुरक्षित भारत के निर्माण की ओर एक साथ अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। आमतौर पर किसी राष्ट्र की ताकत के 2 पिलर्स होते हैं। पहली तो ये कि उस राष्ट्र की GDP क्या है, यानी उसकी इकोनॉमी कितनी मजबूत है, और दूसरी उस राष्ट्र की डिफेंस कैपेबिलिटी कितनी है, यानी वह राष्ट्र अपने आप को सुरक्षित रख पाने में कितना समर्थ है। ये दोनों ही बातें उस राष्ट्र में ज्ञान, विज्ञान, हेल्थ, एग्रीकल्चर, ट्रेड और कॉमर्स आदि का डेवलपमेंट यह तय करती है। देवी और सज्जनों, यह सामान्य सी बात है कि कोई राष्ट्र जितना समृद्ध होता है वह लंबे समय तक अपनी सुरक्षा के खर्च को वहन करने में वह समर्थ होता है और जो राष्ट्र जितना सुरक्षित होता है वह राष्ट्र उतना ही आर्थिक विकास करने में भी समर्थ होता है। ऐसे में किसी देश की रक्षा शक्ति और उसकी आर्थिक शक्ति दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। साथियों, हमारे देश में एक लंबे समय तक यह मान्यता रही थी डिफेंस और डेवलपमेंट दोनों अपोजिट पोल्स हैं, यानी अगर हम अपने सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर ध्यान देते हैं तो हमें अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज में कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, यह धारणा थी। और अगर हम अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज में कोई बढ़ोतरी करते हैं तो हमें अपने सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि हमारा देश अपनी आजादी के लंबे समय बाद भी इस दृष्टिकोण से आजादी न पा सका था। डिफेंस और डेवलपमेंट की इस फॉल्स डिकोटमी के चलते हमने अपनी आर्थिक और सामरिक शक्ति के बीच बैलेंस बनाने के निरर्थक प्रयास में ही एक लंबा वक्त अपना गुजार दिया था। पर मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि पिछले कुछ सालों में राष्ट्र के इस अप्रोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है और आज राष्ट्र इन दोनों ही शक्तियों को एक साथ लेकर चल रहा है, दोनों को एक दूसरे से इंटीग्रेट कर रहा है और दोनों में अभूतपूर्व वृद्धि भी कर रहा है। आज हमारी आर्थिक और सामरिक शक्ति एक दूसरे के पूरक बनकर राष्ट्र की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। अपने बदले हुए दृष्टिकोण के अनुरूप राष्ट्र ऐसे कदम उठा रहा है जो हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी और हमारी इकोनॉमी के स्थायी दोनों को ही मजबूत कर रहे हैं। साथियों, हमारी डिफेंस इंडस्ट्री आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर है और हमारी इंडस्ट्री ने फाइटर एयरक्राफ्ट कैरियर, मेन बैटल टैंक और अटैक हेलीकॉप्टर्स आदि का निर्माण करके अपनी कैपेबिलिटीज का डिमॉन्स्ट्रेशन किया है और इन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से एक इकोसिस्टम का निर्माण करने के लिए वैल्यूएबल एक्सपीरियंस भी प्राप्त किया है और यह एक्सपीरियंस फ्यूचर जनरेशन की डिफेंस सिस्टम्स को सपोर्ट और डेवलप करने में सहायक होगा। साथियों, आज डिफेंस सेक्टर में न केवल लार्ज ये कॉरपोरेशंस आ गए हैं बल्कि स्टार्टअप्स और MSMEs भी गजब की ये प्रोग्रेस कर रहे हैं। मेरे नजरिए में वर्तमान समय डिफेंस सेक्टर के लिए एक गोल्डन पीरियड है।
और इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री आने वाले समय का एक सनराइज सेक्टर है। डेफएक्सो 2022 एग्जिस्टिंग और प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स को एक एक्सलेंट प्लेटफॉर्म ये प्रदान करता है, जो आने वाले वर्षों में इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के फेनोमेनल ग्रोथ का हिस्सा बनना चाहते हैं। साथियों, आप इन्वेस्टर हैं। इन्वेस्ट करते वक्त प्रॉफिट और लॉस का कंसिडरेशन करना यह आवश्यक होता है और इसे करना भी चाहिए। भारत के रक्षा मंत्री होने के नाते जब मैं आपको इन्वेस्ट करने के लिए इनवाइट कर रहा हूं, तो मैं आपको ऐसा वैल्यू प्रपोजिशन देना चाहता हूं जो आपके इन्वेस्टमेंट को एक अच्छा रिटर्न दे सके। और इस संबंध में मैं आपसे कुछ और बातें करना चाहूंगा। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी बिजनेस की ग्रोथ के लिए कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वे रिक्वायरमेंट्स हैं क्या? शिक्षित, स्वस्थ और टेक्निकली साउंड और स्किल्ड यह ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए। नंबर 2, कैपिटल होनी चाहिए। नंबर 3, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, मार्केट होनी चाहिए और सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस जैसे रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंट कोर्ट, फ्री प्रेस और रेगुलेटरी सिस्टम एक्सेट्रा। इन सबके संबंध में सरकार अनेक ऐसी पॉलिसी लाई है जो न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य की जरूरतों पर भी पूरी तरह से खरी उतरने वाली हैं। यह मैं आपको यकीन दिलाता हूं। पहली रिक्वायरमेंट है साथियों, देश को शिक्षित, स्वस्थ और टेक्निकली अवेयर और कॉम्पिटेंट एवं डाइवर्स स्किल्स से संपन्न ह्यूमन रिसोर्स। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि आने वाली जनरेशन को फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ प्रारंभिक कक्षाओं में ही वोकेशनल एजुकेशन दिया जाए। और इसी तरह से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को मानव संसाधन के लिए अहम मानते हुए नई जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है, इस पॉलिसी में इस पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। नए नए IIT, IIM, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस स्थापित करने और मेडिकल सीट्स में भी बड़ी संख्या में बढ़ोतरी करने जैसे कई महत्वपूर्ण कदम हमारी सरकार ने उठाए हैं। ये सभी आने वाले समय में देश को पर्याप्त कॉम्पिटेंट ह्यूमन रिसोर्स प्रदान करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। दूसरी महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट साथियों जिसके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं, वह है कैपिटल। बैंकों को आपस में मर्ज करने, कुछ पब्लिक सेक्टर बैंकों को प्राइवेटाइज करने, पब्लिक सेक्टर बैंक को कैपिटलाइज करके उन्हें रिवाइव करने का महत्वपूर्ण काम सरकार ने किया है। इसकी आप सबको जानकारी भी है। आज बैंक मार्केट्स में लोन उपलब्ध कराने की दृष्टि से पहले की अपेक्षा बेहतर स्थिति में है। पिछले कुछ दिनों में क्रेडिट ऑफ टेक में उल्लेखनीय वृद्धि भी हुई है। साथियों, स्टार्टअप के लिए हमारे देश में वेंचर कैपिटल फंडिंग का कल्चर भी डेवलप हुआ है, जो अर्ली स्टेज पर उनकी हैंड होल्डिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टार्टअप बेस्ड इनोवेशन इकोसिस्टम की सफलता इस बात से भी आप देख सकते हैं कि देश में यूनिक आर्म्स की संख्या अब 100 के पार हो चुकी है। यह हमारा कोई छोटा अचीवमेंट नहीं है, बल्कि इसे मैं एक मेजर अचीवमेंट में मानता हूं। और इसी तरह से रिटेल इन्वेस्टर्स को भी हमने भरोसा दिलाया। हमने इनसाइडर ट्रेडिंग पर लगाम लगाई, ट्रेडिंग प्रोसेस में टेक्नोलॉजी और डिजिटल आर्किटेक्चर को बढ़ावा दिया और ट्रेडिंग प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट भी किया है। अब गांव और सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी एक मोबाइल लेकर सभी रिस्क को समझते हुए अपना पैसा मार्केट में लगाने के लिए तैयार रहते हैं और तैयार होने में उन्हें रंच मात्र भी भय नहीं होता है। जाहिर है कि हमारी डिफेंस कंपनी भी मार्केट से अलग नहीं है। इस तरह मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स के भारी संख्या में आने से मार्केट की डेप्थ और रेजिलियंस ये दोनों बढ़ी है और इससे हमारे बिजनेस को वर्तमान में कैपिटल की इजी अवेलेबिलिटी भी हमें देखने को मिली है। तीसरा प्रमुख कंपोनेंट जिसकी मैंने चर्चा की थी, वह तीसरा प्रमुख कंपोनेंट है टेक्नोलॉजी। इसको बढ़ावा देने के लिए भी हमने अनेक कार्य किए हैं। उदाहरण के लिए हमारे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट्स हैं,
चाहे वो CSIR हो अथवा DRDO, हमने उनमें बड़े स्तर पर रिफॉर्म लाने का भी प्रयास किया है। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो ये रिसर्च है हमारी एकेडमिया में या DRDO जैसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट में हो रही थी, इनमें और इंडस्ट्री की जो प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट्स में एक बहुत बड़ा पहले गैप हुआ करता था। अब दोनों के बीच कोई लिंकेज नहीं था। हमने इन दोनों के बीच के गैप को पाटने का काम किया ताकि लैब और इंडस्ट्री के बीच की दूरी को कम किया जा सके और यह दोनों ही पक्षों के लिए एक विन विन सिचुएशन हो। इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सलेंस यानी आईडेक्स और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड भी ऐसे उदाहरण हैं जो हमारी सेनाओं के लिए मौजूदा प्रोडक्ट्स, सिस्टम और प्रोसेस आदि में अपग्रेड करने और नए इनोवेशन के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट यह प्रदान करते हैं। और साथियों, दुनिया की जो उन्नत टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, उन्हें प्राप्त करने के लिए भी हमने कई प्रयास किए और इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नॉर्म्स को सिंप्लीफाई करना भी एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। डिफेंस सेक्टर में पहले जहां पर 49% यह हुआ करता था, अब उसे ऑटोमेटिक रूट के द्वारा 75% कर दिया गया है और गवर्नमेंट रूट द्वारा 100% है। आप सबको जानकारी है, मैं समझता हूं इसे दोहराने की भी कोई जरूरत नहीं है। और इसमें इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ने का रास्ता खुल रहा है नहीं बल्कि मैं मानता हूं खुल गया है और डिफेंस से जुड़ी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी प्राप्त करने का रास्ता भी हमारे लिए अब लगातार आसान होता जा रहा है। साथियों, सरकार ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट का 1/4 हिस्सा इंडस्ट्री लेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट को डेडिकेट करने का फैसला किया है। इसकी भी आप सबको जानकारी है। ऐसे कदम भी प्राइवेट प्लेयर्स को डिफेंस सेक्टर में आने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रोत्साहित करते हैं और मैं कह सकता हूं कि इस समय कर रहे हैं। और साथियों, अगले कंपोनेंट यानी मार्केट पर अधिक क्या कहूं, मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं। हमारी इंडस्ट्रीज को अपने देश में मार्केट उपलब्ध कराना हमारी आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस की कमिटमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, बहुत ही अहम हिस्सा है। और हमने अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए डोमेस्टिक मार्केट को अनफेयर फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करने का भी पूरा प्रयास किया है। साथ ही साथ हम अपने डोमेस्टिक बिजनेस को बाहर देशों में भी मार्केट एक्सेस दिलाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वे बाहर भी जाकर मार्केट कैप्चर कर सकें। साथियों, डिफेंस के क्षेत्र में मैं बात करूं तो हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार ने डिफेंस के कैपिटल एक्विजिशन का एक निश्चित हिस्सा डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए रिजर्व कर दिया। इस वर्ष 2022-2023 के लिए यह 68% यानी लगभग 85,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है और इसका भी 25% हिस्सा डोमेस्टिक प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए रिजर्व कर दिया गया। और मुझे कहते हुए खुशी होती है, इनके परिणाम अब हमारे सामने आने प्रारंभ हो गए हैं और हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट पिछले कुछ वर्षों में कई गुना तक बढ़ गया है, जिसके बारे में पहले कभी सोचा नहीं गया था। और मैं बतलाना चाहता हूं, जो फिगर हम लोग आप लोगों को बतला रहे हैं इस समय हमारा इतना एक्सपोर्ट हो चुका है, मैं आपको बतलाना चाहता हूं इसके अतिरिक्त भी हमको एक्सपोर्ट के ऑर्डर मिलने की या तो संभावना है या कुछ मिल भी गया है, लेकिन वो फाइनल हो जाने के बाद ही हम उसको डिस्क्लोज करेंगे। इसी प्रकार सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस भी, इसकी भी मैंने चर्चा की। सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन भी किसी इकॉनमी को बढ़ाने में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसके लिए पिछले दिनों हमने अनेक रिफॉर्म्स किए हैं और हमने अपने इंस्टीट्यूशंस को बिजनेस फैसिलिटेटर बनाने की ओर भी कई कदम उठाए हैं। और हमारे सिस्टम में अनेक तरह से ऐसे रूल्स थे जिनकी वजह से मार्केट पार्टिसिपेंट्स पर अनावश्यक बर्डन हुआ करता था। जाने कितने रूल्स और रेगुलेशंस ऐसे थे जिनकी उपयोगिता, जिनकी सार्थकता खत्म हो चुकी थी। ऐसे में निरर्थक और
इलॉजिकल रूल्स को समाप्त करना भी वर्तमान सरकार द्वारा लाए गए प्रमुख रिफॉर्म्स में से एक है। इन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि हमारे इन्वेस्टर्स के लिए ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करने में हम सफल रहे हैं जो उन्हें न केवल एक अच्छा रिटर्न दे सके बल्कि डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट में उन्हें अच्छी पहचान भी दिला सके। साथियों, अब मैं आप लोगों के सामने सरकार की फ्यूचर प्लानिंग के बारे में कुछ बातें रखना चाहता हूं। सरकार वर्ष 2025 तक डिफेंस प्रोडक्शन को $12 बिलियन से बढ़ाकर $22 बिलियन करने के लिए अथक प्रयास कर रही है। मैं 2025 की बात कर रहा हूं। इस पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता कि यह हमारा टारगेट $22 बिलियन से कहीं और आगे न निकल जाए। इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि इस तरह के ग्रोथ के साथ इंडस्ट्री के लिए कितने अवसर उपलब्ध होंगे। मैं डोमेस्टिक इंडस्ट्री और फॉरेन ओईएम्स से डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करने और इस अवसर का लाभ उठाते हुए ग्लोबल सप्लाई चेन में इंटीग्रेट होने का मैं आह्वान करता हूं। मेरा विश्वास है कि नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रही इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री में ग्रोथ की अपार संभावनाएं हैं। आज पूरा विश्व भारत को आशा और विश्वास की निगाहों से देख रहा है। भारत आज दुनिया की जरूरतों को पूरा करने की दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। निश्चित ही डिफेंस सेक्टर भी हमारा उसका अपवाद नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा डिफेंस सेक्टर उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। मैं पुनः आप लोगों से आह्वान करता हूं कि आप सभी इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करें, आप स्वयं भी लाभ प्राप्त करें और देश को भी लाभान्वित करें। और मैं अपने इन्वेस्टर से यह भी कहना चाहता हूं, पहले दरवाजे डिफेंस मिनिस्ट्री के बंद रहा करते थे। डिफेंस मिनिस्टर भी मिलने में संकोच करते थे। हमारे जो डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स थे वो भी मिलने में संकोच करते थे। कहीं कोई हमारे ऊपर उंगली न उठा दे। हम लोगों को इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है। कहीं पर हमारे इन्वेस्टर्स को कोई प्रॉब्लम होती है, चाहे मेरा दरवाजा हो अथवा मेरे ऑफिसर्स का दरवाजा सदैव आपके लिए खुला हुआ है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं। इस अवसर पर अधिक कुछ न कहते हुए आपके भविष्य के प्रयासों की सफलता के लिए मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन यहीं समाप्त करता हूं। Thank you for that insightful address, sir. It has set a great context for the subsequent panel discussion.